स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये है हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम फटाफट रिवाइज कर रहे होंगे और जितनी जल्दी से हो सकता है उतनी तेज़ी से हम इसको रिवाइज कर रहे होंगे। इसमें हम देख रहे होंगे पहले तो जो है सारे के सारे थ्योरी पॉइंट और सारे के सारे डेरिवेशन पॉइंट। चलिए तो फिर हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ से हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम पहले तो चार्ज एंड चार्ज इस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज जब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है पहले तो ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हम चार्ज देख पाते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इसके बाद हम यहाँ पे सी की बात कर लेते हैं। मतलब ये सी हमारा यहाँ पे क्या है? सी हमारा है चार्ज की एसआई यूनिट है। ठीक, अब यहाँ पे चार्ज, अब कोई चीज़ जो है क्या कहते हैं चार्ज कैसे रहती है? वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है कि कोई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो हमारी क्या होती है? न्यूट्रल बॉडी होती है। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो हमारी क्या होती जाती है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है। ठीक, इस तरीके से हमने अभी देखा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है क्या हमारा? नेगेटिव चार्ज। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज हमारे क्या होते हैं? अगर दो जो है क्या कहते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब दो लाइक नेचर के अगर चार्ज हैं तो आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज भी आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से कह सकते हैं अनलाइक चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में इसकी पहली प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ चार्ज के बारे में। मतलब अगर किसी सिस्टम के टोटल चार्ज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो हम उन चार्ज को क्या करें? उनकी प्रॉपर यूनिट के साथ, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सबको और नेगेटिव चार्ज है तो सबको हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉपर साइन के साथ हम उसे अगर ऐड करें तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव चार्ज, जहाँ से हम पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है पता कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 कूलाम का, 2 कूलाम का, -8 कूलाम का और 4 कूलाम का चार्ज है। अगर हम इसे प्रॉपरली विद साइन के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा -3 कूलाम सिस्टम का चार्ज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। मतलब The total charge of an isolated system can neither be created nor destroyed. It is always conserved. मतलब चार्ज हम कभी भी जो है क्या कहते हैं? ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास मेटल स्फीयर है, एक हमारी क्या है? चार्ज की पतली सी रॉड है। उसके ऊपर -4 कूलाम का चार्ज है रॉड के ऊपर, और अब हमने उस दोनों को क्या किया है? टच करा दिया है। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे टच कराया है तो चार्ज का इस मेटल रॉड में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। अब टच कराने के बाद हमने देखा कि इस पे जो -1 कूलाम का चार्ज बच गया है और इस पे -3 कूलाम का चार्ज आ गया। अगर अभी भी हम अगर जोड़ें तो पूरे सिस्टम का चार्ज क्या है? -4 कूलाम है। इससे हम ये कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा क्या होता है? पूरे सिस्टम का कंज़र्व होता है। ठीक, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जब भी हम चार्ज का लेन देन करते हैं या फिर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? चार्ज हमेशा जो है क्या कहते हैं? एक 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन करके जाता है। ऐसा नहीं होगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.3 इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होगा। चार्ज हमेशा जो है एक इंटीग्रल मल्टीपल में जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 के उसमें जाएगा। मतलब अगर हम चार्ज हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, ना ही कि 1.7 × 10⁻9 कूलम का ऐसा कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब चार्ज हमेशा जब भी ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या होता है? हमारा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज होता है। इसलिए हम चार्ज को निकाल सकते हैं Q = NE। ये हमारे लिए क्या है? पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे n हमारा क्या है? इंटीग्रल की बात हो रही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 की बात हो रही है, और E जो है हमारा क्या है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है जो उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। अब चार्ज हम किस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसकी बात कर लेते हैं। अब मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र की बात कर रहे होंगे तो पहला हमारा मेथड होता है कंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन मेथड में हम क्या कर रहे होते हैं?
कि उसे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टच कराते हैं, कांटेक्ट में लेकर के आते हैं। जैसे हमारा एक मेटल स्फीयर है और एक हम प्लास्टिक रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, अगर हम उसे क्या कर दें, टच करा दें, तो यहाँ से इस रॉड से होते हुए मेटल के अंदर हमारा चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। दूसरा हमारा होता है फ्रिक्शन मेथड। अब फ्रिक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, उसको रब करा करके जो है क्या कहते हैं, चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम अपने बालों पे स्केल को रब करते हैं तो वहाँ पे चार्ज हमें ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलता है। जैसे हम ज़्यादातर जब हम कपड़े को निकालते हैं तो हमारे कपड़ा हमारे शरीर से रब होता है, तो वहाँ पे चार्ज का हम ट्रांसफ़र होते हुए देख पाते हैं। ठीक। तीसरा मेथड होता है हमारा इंडक्शन। अगर हम तीसरे की बात कर लें तो यहाँ पे हम टच नहीं कराते हैं, हम पास में लेकर के आते हैं किसी एक चार्ज बॉडी को। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मेटल रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इसको पास लेकर के आएंगे तो इस मेटल के अंदर के नेगेटिव चार्ज को अपनी एक साइड क्या कर लेगा, या अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरी साइड से हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, दूसरी साइड से हम यहाँ पे अर्थिंग करा देते हैं। और अर्थिंग का काम होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसमें है तो इस साइड के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, अर्थ में चले जाएंगे। अब इसमें जो भी बच जाएगा वो केवल व केवल हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज बच जाता है, जो कि इसके थ्रू, इस रॉड के थ्रू क्या होता है, हमारा अट्रैक्ट हुआ होता है, वही केवल बच जाता है। और ये हमारा क्या होता है, केवल व केवल नेगेटिव चार्ज बच जाने की वजह से ये हमारा क्या होता है, चार्ज। इस जो है क्या कहते हैं, मोड को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। अब अभी तक ये हमारी समरी है, और ये जो है, जो भी समरी है वो हमारा क्या है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे सारे के सारे जो अभी तक मैंने बताया वो उसकी पूरी समरी है, इसका शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक, कूलॉम्स लॉ पे। अगर हम कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force between two charge is directly proportional to the magnitude of two charge and is inversely proportional to the square root of distance between them। मतलब यहाँ पे किसी बात कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक। हाँ, अगर हम मान लेते हैं दो हमारे पास चार्ज Q1 और Q2 है, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो उनके बीच की दूरी के और क्या है हमारा, और उन पे जो भी चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उनके चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनके ऊपर लगने वाला फोर्स F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उनके बीच के डिस्टेंस के। अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट K आ जाता है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पे K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम K की वैल्यू जो है क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टर्म में लिखें तो 9 × 10 की पावर माइनस सॉरी प्लस 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम इसकी क्या होती है, हमारी यूनिट होती है। यहाँ पे अपसाइला क्या होता है, अपसाइला होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर माइनस 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि ये कहाँ तक, ये जो है फॉर्मूला जो कूलॉम्स लॉ है, कहाँ तक हमारा लिमिटेशन है, मतलब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो चार्ज टू बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, जो भी चार्ज होना चाहिए वो हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज, मतलब बहुत छोटे साइज का जो चार्ज होना चाहिए। और कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज स्फीयर एंड रेडियस ऑफ कंपेरेबल। मतलब अगर मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 3 मीटर, और जो इसका रेडियस है वो हमारा क्या है, 2 मीटर। मतलब अब इसका रेडियस भी अगर 2 मीटर का हो जाएगा और इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम इसको भी मीटर में मेजर कर रहे हैं और उसकी रेडियस को भी मीटर में ही मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वैलिड नहीं होता। कब वैलिड होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 400 मीटर है और इनका रेडियस 0.02 मीटर है, इसको हम कह सकते हैं या तो सेंटीमीटर mm में। ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारा ये वैलिड होता है कूलॉम्स लॉ। ठीक। अब चार्ज शुड बी स्टेशनरी, चार्ज हमारे साथ कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। अब अगर वो रेस्ट पे होगा, यहाँ पे थोड़ी सी चार्ज की एक दो कंडीशन देख लेते हैं कि अगर वो रेस्ट पे होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही केवल इमिट करता है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इमिट करने लगता है। और अगर कोई जो है चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी जो क्या कहते हैं, एमिशन करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी F12 और F21 ये थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देख लेते हैं
यहाँ पे क्या होता है कि F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 को हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक, हम नीचे आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म अभी हमने ऊपर जा करके देखा कि F12 क्या होता है और F21 क्या होता है। तो इसमें हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन और 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप हो जाता है हमारा आर कैप 12। ठीक, अब यहाँ पे R12 का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1। R12 का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1, और आर कैप 21 का मतलब हो जाता है वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा R21। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं F21 की बात कर लेते हैं, तो F21 हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन और आर स्क्वायर 21। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, एक बार यहाँ पे इस चीज़ को भी देख लेते हैं, वैलिड फॉर एनी साइन Q1 एंड Q2। मतलब ये जो कूलॉम्स लॉ है वो किसी भी चार्ज के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, चाहे वो चार्ज हमारा दोनों पॉजिटिव हो, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, चाहे वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। ये हमारा कूलॉम्स लॉ क्या होता है, किसी भी चार्ज के लिए जो क्या कहते हैं हमारा वैलिड होता है। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज की बात कर लेते हैं कि मतलब अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं मल्टीपल चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पे, तो वो क्या होता है, बस उसको हम क्या कर देते हैं, उनका हम वेक्टर सम कर देते हैं। मान लेते हैं हम F1 इस पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1 to 1 मतलब जो 2 हमारा F2 हमारा 1 पे लगा रहा है और F13 जो हमारा क्या है 3 1 पे लगा रहा है, उनका हम अलग अलग क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है हमारा R12 का स्क्वायर, और क्या आता है हमारा आर कैप 12, और दूसरा होता है Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा आर कैप 13 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब जो भी हमने यहाँ पे देखा उसका हमने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट नोट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर जो है इसको पॉज करके आप पहले इसको नोट कर लें। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब कोई भी एक चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज कितनी दूर तक अपनी फील्ड को दिखा सकता है, मतलब अपनी पावर को कितनी दूर तक दिखा सकता है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी दूर तक जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, इसका मतलब चार्ज उतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अपना अपना फोर्स वहाँ पे दिखा पाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 की, मतलब ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज कितनी डिस्टेंस तक अपनी जगह क्या कहते हैं पावर को दिखा पाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व लाइंस इन सच अ वे टेंजेंट ऑफ एंड ईच पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट पॉइंट। मतलब अगर हम किसी चार्ज की जो है किसी चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर देखें, तो अगर हम निकालना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो हमें उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये है एक इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या दिखती हैं, बाहर की साइड निकलती हुई यहाँ पे दिख रही होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में हमें क्या है, अंदर की साइड आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हमें दिखती हैं। मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में स्टार्ट होती हुई लाइन जो है क्या कहते हैं दिख जाएंगे, और एंड होती हुई नेगेटिव चार्ज में लाइन्स हमें दिख जाती हैं। ठीक, और अगर कोई सिंगल चार्ज है तो वहाँ पे जो है जो भी लाइन्स हैं या तो वहाँ से स्टार्ट होंगी और एंड जो है इन्फिनिटी पे होते हुए वहाँ पे हम दिख जाएंगे। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर दोनों हमारे क्या है इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, ठीक, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हैं, मान लेते हैं 1 कूलाम के हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगा और हमारा क्या होता है नेगेटिव में एंटर कर जाएगा, और कुछ लाइंस इस तरीके से बाहर निकलती हुई दिख रही होंगी। और जब हम नेगेटिव की बात कर रहे होंगे तो नेगेटिव की साइड में मतलब नेगेटिव की तरफ आती हुई कुछ लाइंस हमें यहाँ पे दिख रही होंगी, पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में क्या है एंटर कर जाएंगी। फॉर इक्वल एंड सेम चार्ज की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 कूलाम के दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में निकलेंगी।
एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी जो है क्या कहते हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहाँ पे आपस में निकलती है और बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो ई की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 0। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज, जैसा हमने ऊपर देख लिया। दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, मतलब ये हमेशा क्या होती है स्मूथ और कंटिन्यूअस होती हैं। दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये किसी भी तरीके का क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये जिस भी कंडक्टर से बाहर निकलती हुई दिखती हैं वो हमेशा उसके क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect they will be two direction of force at a point of intersection विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब जो इस लास्ट वाले को हम अगले में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपस में एक दूसरे को मान लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये आपस में अगर मान लेते हैं कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे हम खींचेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना कि दो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग हमें डायरेक्शन में देखने में मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ हमारा पॉसिबल नहीं हो जाएगा। हमेशा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है एक यूनिक डायरेक्शन होती है, जो कि यहाँ पे हमने लिख भी रखा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, अब अगर हम किसी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं तो जहाँ जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा जो है क्या कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड होगा, या फिर कह सकते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। और जितनी कम डेंसिटी होगी उतना ही जो है क्या कहते हैं वहाँ पे हमें कम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, जैसे इस पॉइंट पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इधर की किसी पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी या फिर कह सकते हैं स्ट्रेंथ हमें सबसे कम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। अब ये क्या है, अगर पैरेलल लाइंस आपस में इस तरीके से ड्रॉ कर रही हैं तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं यूनिफॉर्म है। और अगर लाइंस क्या हैं पैरेलल नहीं है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी एक बड़े चार्ज की वजह से किसी एक छोटे चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा या फिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q टेस्ट। ये Q टेस्ट का मतलब यहाँ पे छोटे चार्ज की हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी यहाँ पे R है। ठीक, अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जहाँ पे हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ क्या होता है 1/4πε0 कैपिटल क्यू टेस्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। आर कैप मैंने इसको वेक्टर की वजह से यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू की जो वैल्यू आती हुई देखने को मिलेगी के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर हो जाता है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की जो है क्या कहते हैं हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखने को मिलती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड देखने को मिलती है। और अगर हमारा हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो वो रेडियली इनवर्ड हमें देखने को मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल चार्ज की हम बात कर लेते हैं कि मल्टीपल चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेंगे तो वहाँ पे वो वेक्टर सम के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं ये हमारे क्या है इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं और यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और Q4 अलग अलग चार्जेज हैं, तो हम सबका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के Q1/R1² Q2/R2², Q3/R3² और Q4/R इनका हम क्या कर देंगे वेक्टर सम कर देंगे तो हमें उस पॉइंट पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में पता चल जाएगा। अब ये जो है क्या कहते हैं हमारा क्या है एक समरी है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में हमने लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है क्या कहते हैं आप लोग नोट करते चलिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं
इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस 12 होती है तो वो आपस में डाइपोल की तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। अगर उनके साइज़ की बात कर लें तो जो आइडियल डाइपोल होता है वो साइज़ लगभग उनका क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। अब डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे बात करें, जब दो डाइपोल आ जाएंगे, डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग पोल, ठीक। अब पोल यहाँ पे क्या, पोल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, ठीक। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय p, जिसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेंगे, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2L। मान लेते हैं ये दो हमारा क्या है, चार्ज है, दो सेम चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है यहाँ पे 2L है, ठीक है। ये बीच हमारा है जहाँ पे L और L हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेते हैं। अब ये कुछ दो इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं, हमें डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। अब देखो, हम अगर किसी पोजीशन की बात कर लेते हैं, ठीक। अगर अगर यहाँ पे दो चार्ज यहाँ पे हमें दे रखे हैं, दो चार्ज के अगर एक्सिस पे कोई चीज़ अगर रखी जाती है, एक्सिस ये इसका क्या हो गया, एक्सिस, अगर इस पे कोई पॉइंट है इसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। और अगर जो है हम इसको क्या कर लेते हैं, दो चार्ज के परपेंडिकुलर अगर कोई चीज़ यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, उससे परपेंडिकुलर रख करके देखते हैं तो वो जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, उनसे पढ़ने वाली लाइन की अगर हम परपेंडिकुलर की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे हमें जो देखने को मिल जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। दो अलग अलग पोजीशन पे हम इसके डेरिवेशन को देख रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने चार्ज रख रखा है Q और यहाँ पे हमने क्या रखा है, -Q, ठीक। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, पहले पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ देख लेते हैं, फिर नेगेटिव वाले चार्ज के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखेंगे, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये हमारा क्या है, किसी एक पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं P। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या है, बाहर की साइड में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या होगा, ई दिखेगा। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब ये एल क्या है, एक बार देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी 2L, ठीक है। अब इसकी हाफ डिस्टेंस की बात कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, L। और मान लेते हैं हाफ डिस्टेंस से, मतलब दोनों के बीच की आधे डिस्टेंस से यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस है, मतलब उस पॉइंट से और आधे बीच की डिस्टेंस है वो हमारी क्या है यहाँ पे आर। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस एल। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग ए पी, मतलब इस डायरेक्शन में इसको हमें देखने को मिलेगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। अब नेगेटिव चार्ज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आर प्लस एल, ये डिस्टेंस में क्या हो जाएगा हमारा आर प्लस, तो के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और अलोंग हमें क्या देखने को मिलेगा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट में B है, तो हमें PB की डायरेक्शन मतलब रेडियली इनवर्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल जाएगा। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन दोनों का वेक्टर सम करें तो क्या देखने को मिल जाएगा, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन आउटवर्ड, दूसरे की डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो अगर इनका वेक्टर सेम करें तो क्यू नेट इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आगे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम के क्यू और के क्यू को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, अब इन दोनों का, और यहाँ पे जब क्या बच जाएगा 1 प्लस होल स्क्वायर। इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस आर, सॉरी ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो
तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा आर माइनस एल, और दूसरा हो जाएगा आर प्लस एल, इसका जो है क्या कहते हैं होल स्क्वायर। अब ये बन रहा है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वही लग गया है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हमें देखने को मिल जाता है। इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर देंगे, और बाकी का जो होगा हमारा आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 2RL प्लस 2RL ये जुड़ जाएगा हमारा 4RL, और ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम 4RL को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2QL की तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है कि 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया P लिख दिया, और ये हमें एक फॉर्मूला देखने को मिल गया। लेकिन अब हमें पता है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो L से हमारी क्या हो जाएगी, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे L हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम L को निगलेक्ट कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 की तरफ। अब जो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू कट जाएगी, हमारा बचेगा ई नेट इक्वल्स टू के 2p डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर क्यूब। और यहाँ पे हम p, अगर हम इसको वेक्टर उसमें फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p वेक्टर लग जाएगा। ये कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में इसकी हमें डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी। अब हम इक्वेटोरियल पोजीशन का देख लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है कि दोनों चार्ज के एक्सिस के परपेंडिकुलर हम क्या कर देते हैं, पॉइंट को रखते हैं। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे देख लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी बनते हुए देखने को मिलेगा वो हमारा क्या है, दो, इसका जो है क्या कहते हैं, हम अलग अलग साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में इसको अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर हम इस साइड की बात कर लेते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगा, हमें वही देखा था कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका जो है इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका हमारा क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन देखने को मिल जाता है। अब इसके हम अलग अलग कंपोनेंट ले लेते हैं, तो कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन की अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पे एंगल हमारा क्या बनेगा, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, हमारा थीटा बनेगा, क्योंकि सेम ही लाइन है। और ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल के साथ, यहाँ भी हॉरिजेंटल के साथ थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी हॉरिजेंटल के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा थीटा बन रहा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ई साइन, और इस साइड हमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें ई साइन थीटा देखने को मिलेगा। इस डायरेक्शन में क्योंकि दूसरा वाले का क्या है, हमारा इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका हमें ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और ये हमारा ई कॉस थीटा नेगेटिव वाले का हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी डिस्टेंस क्या है, आर, और दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं दो डायपोल के बीच की डिस्टेंस, वो हमारी क्या है, QL है। ठीक, अगर हम ई की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस आर है और ये हमारा यहाँ पे क्या है एल, और इस साइड भी एल है, तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम ये लगाना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, अगर ये भी वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच की KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ इसके ऊपर हमें पता है क्या होता है हमारा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगता है, तो ये अंडर रूट हमें हटते हुए देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट साइन यहाँ पे भी हमें हटते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगर हम नेट की बात कर लें, तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, नेट हमारा हो जाएगा E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा माइनस E1 कॉस थीटा माइनस E2 क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, ऊपर ये दोनों आपस में तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और यही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ई कॉस थीटा पॉजिटिव का और ई कॉस थीटा नेगेटिव का, ये आपस में क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिल जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2E1 कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है E1 और E2 की वैल्यू क्या है हमारी सेम। अब E1 और E2 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे सेम देखने को मिल जाएगी, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ठीक। क्योंकि E1 E2 वैल्यू सेम है, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिली है सेम, K हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, और R स्क्वायर L स्क्वायर ये भी हमें क्या है, दोनों जगह में सेम ही देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। अब ये हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कॉस थीटा की जो हमें वैल्यू हो जाएगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, मतलब बेस डिवाइडेड बाई हमें हाइपोटेनियस देखने को मिलता है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √r² प्लस L स्क्वायर। ठीक, यहाँ से पहले तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, ई नेट इक्वल्स टू 2E1, हमने यहाँ पे E1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, E1 cos थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, L डिवाइडेड बाई √r² प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे E1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, E1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें 2QL देखने को मिल गया। 2QL की वैल्यू क्या होती है, हमारी P होती है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा। अब हम ये वही ऊपर वाला सिस्टम जैसे हमने माना था कि R हमारा ग्रेटर देन हमारा क्या है, L है। ठीक, तो ये हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई R², इसको हम क्या मान लेंगे, पूरी तरीके से 0 मान लेंगे, और ये E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा R3। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में लिखते देखने को मिल जाएगा। और हम अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल में देखना चाहें कि क्या रिलेशन है, तो एक्सियल ई एक्सियल इक्वल्स टू इक्वेटोरियल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई डाइपोल है इस तरीके से यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख जाता है तो उसके ऊपर क्या है, हमें टॉर्क देखने को मिलता है। टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके ऊपर एक साइड ये फोर्स लग रहा है और इस साइड जो है क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देख लेंगे तो टाउ इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, PE देखने को मिल जाएगा। अब फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे QE हो जाएगा, और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर लें तो अगर ये डिस्टेंस हमारी क्या है, L, ये वाला ये जो एंगल हमारे ये बन रहा है क्या, हमारा एंगल 90 डिग्री हमारा बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, ये अगर ये वाला एंगल हमारा क्या है, ये एंगल हमारा थीटा है, तो सीधी सी बात है कि इसके सामने ये हमें क्या देखने को, ये एंगल हमारा यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा Q इक्वल्स टू 2L साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2QL E साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, जिसे हमें पता है कि A×B क्या होता है, एक वेक्टर A×B होता है AB साइन थीटा। तो यहाँ पे हम देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे PE साइन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P×B। अब मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात कर लें तो जब थीटा की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, 90 डिग्री मिलेगी, तो मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ इक्वल्स टू PE। मिनिमम टॉर्क की बात कर लें तो वो हमें थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री और 0 डिग्री पे हमें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है। अब ये हमारा जो है क्या कहते हैं, डाइपोल का और एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का जो है ई और डाइपोल के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको जो है अब नोट कर लें पॉज करके। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ जो है देखने बढ़ते हैं एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख रहे होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू द सरफेस मतलब कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस का होता है, और इसको हम फाई से डिनोट कर रहे होते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ एक पहले वाले एरिया की बात कर लेते हैं, यहाँ से एक ही लाइन पास हो रही है, तो ये मान लेते हैं अगर हमारा φ1 है, और यहाँ से हम इस वाले एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लाइन पास कर रही है, तो जो φ2 है वो क्या हो गया, डबल हो गया किससे, φ1 से, क्योंकि ये यहाँ पे 2 लाइन पास कर रही हैं सेकेंड वाले से, और इससे एक लाइन पास होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने को मिल गया होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों पे डिनोट करता है, तो
इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लाइंस पास कर रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा। अब ज़्यादा लाइंस क्या कर रहे होंगे, किसी सरफेस से पास करेंगे, जब ज़्यादा लाइन किसी सरफेस से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एरिया, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, और यहाँ पे एरिया हमें क्या है, कम होते हुए देखने को मिला, तो यहाँ पे क्या है, कम लाइंस पास हो रही हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर एरिया को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो है क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू भी हमें कम या ज़्यादा होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब साथ साथ हम देखो यहाँ पे एंगल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल हमारा क्या था, यहाँ पे एंगल सीधे था, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एंगल पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको तिरछा किया तो यहाँ पे लाइंस कम पास होना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारा एंगल पे भी डिपेंड करते हुए देखने को मिल जाती है। अब मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन की बात कर लें तो हमने अभी देखा कि फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ई एस कॉस थीटा, मतलब सरफेस एरिया। एस यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है जिसे हम कह सकते हैं सरफेस एरिया है, ठीक है, और ई हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इफ़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, वहाँ पे ई डैश डी एस आ जाएगा। डी एस हमारा क्या है, स्मॉल सर्फ एलिमेंट है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और साथ साथ ये एंगल पे भी क्या करे, डिपेंड करी है। इसका एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर लेंगे तो एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस की अगर हम बात कर लेंगे तो डी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डी एस इंटू एन वेक्टर। एन वेक्टर हमारा क्या है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम किसी क्लोज्ड एरिया की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस की जगह कहते हैं हम आउटवर्ड लेंगे, और यहाँ पे डी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ई डी एस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, मतलब किसी भी जो है क्या कहते हैं, एक सिस्टम के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर हम किसी क्लोज्ड पैक की बात कर रहे होंगे एंड वी हैव अ माइनस स्पेस की अगर हम बात कर रहे होंगे तो चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज, चार्ज लीनियर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और हमारा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से दिखाते हैं। अब लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है, डी एल होता है। डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर ये चार्ज जो है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर नॉन यूनिफॉर्मली हो जाएगा तो हम इसको क्या कर रहे होंगे, ठीक। अब तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, अगर जहाँ से जहाँ तक हमें चार्ज को चाहिए होगा। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लैम्डा एल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एल हो जाएगा। Q हमारा यहाँ पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, और L क्या है हमारा यहाँ पे, लेंथ ऑफ रॉड है, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं किसी सरफेस के ऊपर चार्ज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको पहले तो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई ए होता है। या फिर अगर हम इसको यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई ए। क्यू हमारा क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। ए होता है एरिया ऑफ प्लेट की बात कर लेते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज मतलब किसी मान लेते हैं किसी एक स्फीयर के ऊपर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डी क्यू बाई डी वी, ठीक है। या फिर अगर फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, वी हो जाएगा। क्यू क्या होता है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सिस्टम, और वी हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इसकी एसआई यूनिट क्या देखने को मिल जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक। अब आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं और सारे फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये इसका जो है हमारा समरी पॉइंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। गॉस लॉ की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस। मतलब कोई भी जो है क्या कहते हैं हमारा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है, गॉस लॉ ने बताया कि अगर कोई भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं
तो कितना चार्ज अंदर किसी भी इनक्लोज सरफेस की अगर बात करें तो कितना चार्ज उसके अंदर है, वन उसके अगर हम एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दें, उसको हम डिवाइड कर दें, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q1 माइनस Q3 माइनस Q2 और Q5 हमारा यहाँ पे किसी एक सरफेस के अंदर है। तो हम इसमें क्या अगर हम निकालेंगे, इसकी फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 सबको क्या कर देंगे इस तरीके से, विथ साइन और प्लस Q5 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे Q4 को और Q6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्या है, क्या देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर अभी हम ऊपर देख कर क्या है, क्या हो जाएगा हमारा ई डॉट डी एस। ठीक ठीक है। फिर हम गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो गॉस लॉ हमारा क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, और चाहे वो मैटर हमारा कुछ भी हो, कि मतलब ये मैटर नहीं करता कि वो शेप या फिर साइज हमारा किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। गॉस लॉ क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो हमारा वैलिड होता है, मतलब उसके अंदर जो भी चार्ज हैं वो सारे के सारे हम क्या कर देंगे, कंसिडर करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है हमारा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर जिसके बारे में हम जो भी सरफेस हम चूज़ करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। अब वो सर्कुलर हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, या फिर वो कोई भी तरीके का शेप हो सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात कर लें तो यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। मतलब अगर एक वायर है यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, अगर उसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे। तो वहाँ पे हम ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हमें ये पता है कि हमारा क्या होता है, ये फाई होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें तीन सर्फेसेस देखने को मिलेगी। एक सर्फेसेस ये, अब हमें पता है कि गॉस लॉ हमारा क्या होता है, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, तो हम यहाँ पे एक क्लोज सरफेस को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें तीन अलग अलग सरफेस देखने को मिले, एक सरफेस ये, एक सरफेस है, और एक सरफेस ये जो हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो डी एस वैक्टर होगा, या फिर कह सकते हैं जो एस वैक्टर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से बाहर की साइड निकलते हुए देखने को मिल रही होगी। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से डी एस वैक्टर या फिर एस वैक्टर का इस जो बनते हुए देखने को मिल रहा है, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल, मतलब इनके बीच में जो भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का। तरीके से अगर हम इसकी बात कर लें तो इस डायरेक्शन में हमारा जो है क्या कहते हैं, डी एस वैक्टर, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हमें पता है कि ई डॉट डी एस में क्या होता है, हमारा ई डी एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस 0 डिग्री आ गया, कॉस 90 डिग्री आ गया, कॉस 90 डिग्री, क्योंकि दो सरफेसेस से जहाँ पे हमारा कॉस 90 डिग्री होता है, यहाँ पे कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है कि वो क्या होती है, हमारी 0 होती है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू 0, ई डॉट हमारा हो गया डी एस, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई डी एस इक्वल्स टू हो गया हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पूरा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस का 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को इस साइड लेकर के आ जाएंगे, 1/2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ये क्या है, लीनियरली चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेकर के आते हैं। अब लीनियर चार्ज जब डेंसिटी को लेकर के आएंगे तो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है, तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लैम्डा एल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। अब ठीक है, हम क्यू की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू को हमने पुट कर दिया लैम्डा एल, एल से एल हमारा यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे बचा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर, और ये जो ई है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर रेडियस बढ़ती चली जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक, अब हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरा वाला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट की बात कर लेते हैं। अगर इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज, हम प्लेन सीट की बात कर लेते हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमारी एक प्लेन सीट है, इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस पॉइंट के पे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे क्या होता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको घेरने के लिए, मतलब हमने, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा
अगर गॉस लॉ हम लगा रहे होंगे तो गॉस लॉ हमारा क्या हो जाएगा, जब तक हम उसको क्या पूरी तरीके से क्लोज सरफेस ना बना लेते, तो इसको क्लोज सरफेस मान लेते हैं हमने, इतनी दूरी तक को इसको क्या कर बना लिया हमने, एक क्लोज सरफेस बना लिया, जो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमारा यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं हमें 3 सरफेस, 1 सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेसेस यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ये हमारा जो है क्या कहते हैं एस वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बनेगा ई और एस वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से हमारी क्या है बाहर निकलते हुए यहाँ पे दिख रही होंगी, तो इनके बीच जो एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। इसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से हमारी क्या हो रही होंगी, बाहर निकल रही होंगी, तो यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा इसके बीच डी एस वेक्टर और इस वाले जो है क्या कहते हैं एरिया के साथ, वो हमारा बन जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से हमारी क्या है बाहर निकलते देखने को मिलेगी, तो इस वेक्टर के साथ इस डी एस वेक्टर के साथ हुए तो क्या बन जाएगा, वो भी हमारा बन जाएगा 0 डिग्री। तो ई डॉट ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पे दो जगह क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री आ जाएगा, और एक जगह हमें क्या देखने को मिल जाएगा 90 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, वो 0 होती है। ठीक है, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो हमारी होती है 1। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा ई डॉट डी एस। अगर हम डी एस की यहाँ पे बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे सरफेस के ऊपर फैल रखा है, तो इसका सरफेस एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको डी एस को हम एरिया से दिखा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए। तो ई इक्वस टू ई ए प्लस इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 EA डिवाइड बाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सरफेस के ऊपर फैल रखा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए, जहाँ पे क्यू की वैल्यू है यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, सिग्मा ए यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया, ए से ए हमारा कट गया, और ये हमारा बचा ई डिवाइडेड ई इक्वस टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि अलग अलग चार्ज सीट है, मान लेते हैं दो पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज सीट है, मतलब सिमिलर चार्ज सीट है, तो इसका जो ई होगा वो बाहर की साइड निकल रहा होगा, और इसका ई इस साइड बाहर की साइड, इसी तरीके से इसका यहाँ पे बाहर। अब अगर इन दोनों की बात कर ले तो इसका ई भी बाहर होगा और इसका ई भी बाहर होगा, तो इस साइड पे जो टोटल जो है क्या कहते हैं ई देखने को मिलेगा, वो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से जो इसका ई होगा वो इस साइड बाहर निकल रहा होगा, इसका तो इस साइड यहाँ पे बाहर निकलेगा ही नहीं, तो दोनों को हम यहाँ पे सम कर देंगे, यहाँ पे भी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर दो अपोजिट चार्ज सीट है, मतलब एक हमारा पॉजिटिव चार्ज दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ई क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, और इसमें ई क्या कर रहा होगा, अंदर की साइड एंटर कर रहा होगा। इसी तरीके से इसका ई इस साइड बाहर निकल रहा होगा, और इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में ई हमारा क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा। तो यहाँ पे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो इस साइड भी हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे इसका ई बाहर निकल रहा होगा, और इसमें ई क्या कर रहा होगा, एंटर कर रहा होगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे के जो है क्या कहते हैं अपोजिट है, ये आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, और ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में जो है क्या कहते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से जो है इसके ऊपर किसी एक स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें पता है कि एक हम क्या बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अगर हमने एक यहाँ पे क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस, ये पूरा हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया, और यहाँ से इसमें चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी हमारे यहाँ पे बाहर निकलेंगी। तो वही सेम फॉर्मूला ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे डी एस क्या हो जाएगा, मतलब ये हमारा स्फीयर है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो जाएगा। अगर हमें सिग्मा के टर्म में रखना है तो हमें पता है कि ठीक है, सिग्मा हम इसको सिग्मा से भी दिखाते हैं, और किससे हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमें सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या होता है हमारा, ए होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। ठीक, अगर हमें यहाँ पे, तो इसको हम सिग्मा के टर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा। वैसे तो इसको हम सिग्मा से जो है ना दिखा करके, इसको हम किससे दिखाते हैं, रो से जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हम दिखा रहे होते हैं। ठीक है, हमने क्योंकि सिग्मा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा रो हो जाएगा। ठीक है, हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को किससे दिखा रहे होते हैं, रो। अब रो इक्वल्स टू हमें पता होता है कि रो इक्वल्स टू क्या होता है हमारा क्यू बाई ए, और यहाँ पे अगर इसकी बात कर ले तो ये हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पे हम
बात कर लेंगे, ठीक है। क्यू की बात कर लेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रो इंटू ए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा ई इक्वल टू रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपसाइलन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर जो है क्या कहते हैं, हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस हो जाएगा, और जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस मान लेते हैं हमारा यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक। अब मान लेते हैं इनसाइड सेल की बात कर लेते हैं। अगर सेल के अंदर की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो सेल के अंदर की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है, दूसरे जो है सरफेस बात करते हैं, ये हमारा R1 है। अब यहाँ पे Q क्या है, यहाँ पे तो Q अंदर की साइड में क्या है, Q हमारा है अंदर की साइड बाहर 0, क्योंकि यहाँ पे बाहर चार्ज तो क्या है इसके बाहर है टोटल। तो अब यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज जो हो जाएगा वो तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए इस साइड जो हो जाएगा हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होते देखने को मिलेगा। ये तो हमारा गॉसियन सरफेस पहले वाले के देख लेते हैं, इस तरीके से गॉसियन सरफेस दूसरे वाले के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी Q हमारा क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। तो Q इनक्लोज हमें क्या देखने को मिल जाएगा, वो भी हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए E2 हमारा यहाँ पे भी 0 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एवरीवेयर इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की अगर हम बात कर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सरफेस के अंदर, या फिर कह सकते हैं सेल के अंदर हमें 0, स्फेरिकल सेल के अंदर हमें 0 देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसका जो है क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला नोट करके रख दिया है। जो भी प्लेन सीट वाला पार्ट है उसका भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला नोट करके रख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ख़त्म होता है, और इसी तरीके के साथ जो है हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो भी समरी पॉइंट्स है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिल रहे होंगे और दूसरे किसी रिवीजन वीडियो के साथ मिल रहे होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, राधे राधे।